नमस्कार साथियों, आप सभी जानते हैं आपका एग्ज़ाम 19 जून को होने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना एग्ज़ाम से पहले हम पुराने प्रश्न पत्रों के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सोल्व करें, ताकि हमें समझ में आए कि हमारी तैयारी किस लेवल की है और हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि हमारी वहाँ पर जो क्वेश्चंस को सही करने की प्रवृत्ति है वह अधिक से अधिक सही हो सके। तो अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो यह है 2020 का आपका पेपर, जो पिछली बार आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका सेट ए है। इसमें हम एमपी जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एमपी जीके के क्वेश्चंस को। एमपी जीके के क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपसे एग्ज़ाम के पहले ही, जब मैं यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ, तो उसमें मैंने कहा कि 3 प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, 3 टाइप के मिलेंगे। पहला बहुत ज़्यादा इजी रहेंगे, यानी इसे हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सरल। दूसरा थोड़ा सा कठिन रहेंगे, और तीसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये कंसेप्ट वाइज रहेंगे, थोड़े से टफ रहेंगे। और देखिए, मैंने कहा था कि एमपी जीके से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाएंगे, तो एमपी जीके को हमें ध्यान में रखकर पढ़ना है। और मैंने कहा था एक सब्जेक्ट छूट भी जाए तो दिक्कत नहीं, कि एमपी जीके को हमें बहुत अच्छे ढंग से कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एमपी जीके के क्वेश्चन की प्रकृति को, कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कितने टफ प्रश्न बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। समझिए, पहला प्रश्न था सेट ए का, कि मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है, पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए कि जो पन्ना जिला है, पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस था आपका, ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी अभ्रक और ऑप्शन डी हीरा। तो मेरे ख्याल से अगर कोई कहेगा कि ये क्वेश्चन टफ है, तो अगर इस क्वेश्चन को टफ बताएंगे तो एमपीपीएससी प्री निकालना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। क्यों? क्योंकि आप किसी से भी कहेंगे तो पन्ना नाम सुनते ही दिमाग में आता है हीरा। तो इसका सही जो आंसर रहेगा वह आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि हीरा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि मध्य प्रदेश का पन्ना एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर हीरे का उत्पादन किया जाता है। केवल ये मध्य प्रदेश का नहीं, बल्कि भारत का एकमात्र ऐसा जिला है, या भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर हीरे का उत्पादन किया जाता है। हीरा एक खनिज है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चंबल जो नहर है। देखिए, चंबल नहर के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो चंबल नहर सिंचाई परियोजना है वह किससे संबंधित है। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत थी कि क्या ये गंगा बेसिन से संबंधित है, क्या ये सिंध बेसिन से संबंधित है, यमुना से संबंधित है, ताप्ती बेसिन से संबंधित है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो मान लीजिए आपको सही आंसर नहीं पता हो, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन से ऐसे देखिए जिसका आंसर हो ही नहीं सकता। जैसे सिंध बेसिन, तो सिंध बेसिन इसका आंसर नहीं हो सकता, हमने हटा दिया। गंगा बेसिन, चलिए इसको अभी हम रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा नदी अफवाह तंत्र का कुछ भाग मध्य प्रदेश में है। यमुना इसका भी है, तो इसे भी रख सकते हैं। ताप्ती बेसिन, तो ताप्ती बेसिन से चंबल नहर का कोई लेना देना है नहीं, दक्षिण में ये नदी पड़ती है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। तो हमने क्या देखा कि चंबल नहर सिंचाई परियोजना में 2 ऑप्शन हमारे हट गए, सिंध बेसिन और ताप्ती बेसिन। अब बचे 2, गंगा बेसिन और यमुना बेसिन। अब हमें इसमें देखना है, इसमें 50-50% हो सकता है आंसर, तो हमें ये समझना है कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर था यमुना बेसिन से। इसका पीछे कारण क्या है, थोड़ा सा अगर मैं मैप से समझाने का प्रयास करूं तो ये आपका मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है। अगर हम इसकी बात करें तो आप पाएंगे कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर है चंबल नदी। जब आप चंबल नदी को देखेंगे तो आप अगर समझ सकते हैं चंबल नदी के बारे में, आपने देखा होगा कि जो चंबल नदी है, अगर हम मध्य प्रदेश के इस हिस्से की बात करें तो चंबल नदी कुछ इस तरह से प्रवाहित होती है। यहाँ से यमुना नदी आती है, ऊपर की ओर से ये गंगा नदी आ रही है। तो ये क्या होता है, जो यमुना नदी है गंगा में जाकर आगे की ओर मिल जाती है। तो पहले ये जो चंबल नहर है इसका संबंध किससे होगा, यमुना नदी से, और यमुना नदी का संबंध किससे होगा, गंगा नदी से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम निकटतम बात करें तो निकटतम इसका सही आंसर है यमुना बेसिन, इसीलिए इसका आंसर था ऑप्शन सी, यानी कि यमुना बेसिन से। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाकर आप आंसर देखिए। तो चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है ऑप्शन सी, यमुना बेसिन से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? मेरे ख्याल से अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन से है, आप इसे समझ सकते हैं कि अब देखिए एक चीज़ और, मैंने हमेशा से कहा कि कहते सर आप भूगोल क्यों पढ़ाते हैं, अब ये ऑप्शन भी आपका भूगोल से है, ये क्वेश्चन भी आपका भूगोल से है। क्यों? क्योंकि खनिज भी आपका भूगोल के अंदर आता है। और अगर क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना की, तो ये भी आपका भूगोल से है, भूगोल में ही आप नदियों को पढ़ते हैं। तो जब हम जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना है आपकी चंबल नदी पर। जो चंबल नदी मध्य प्रदेश में इंदौर से कुछ इस प्रकार से निकलती हुई बहती है। इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। पहला है गांधी सागर मंदसौर में, दूसरा है राणा प्रताप सागर और तीसरा है जवाहर सागर। तो जवाहर सागर कोटा जिले में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है मैप में। तो इसका सही आंसर होगा जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना का, कि इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि चंबल नदी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन से इसका सही आंसर है गेहूं, ऑप्शन बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? देखिए जब व्यापारिक की बात आती है तो हमें समझ में आता है कि गन्ना एक व्यापारिक फसल है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। कपास भी है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। केला भी है तो ये भी एक आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन डी बाजरा इसका सही आंसर होगा। तो थोड़ा सा जब आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएँ तो उसमें समझने का प्रयास कीजिए कि आंसर क्या नहीं हो सकता, तो इससे आपको सहायता मिलेगी सही आंसर करने में। चलिए इधर की ओर तो कोई एमपीजीके का क्वेश्चन है नहीं, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की ओर जब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 15 आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? अब देखा जाए तो ये स्पोर्ट्स से प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर है, चूंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी जबलपुर। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम एमपीजीके से संबंधित देखें, देखिए अगला क्वेश्चन है भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो मेरे ख्याल से ये तो आप सभी को पता है, ऑप्शन है इसका सही आंसर है दोस्त मोहम्मद खां। ये मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से हम इसे क्वेश्चन मान सकते हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास से ये प्रश्न पूछा गया है। बड़ा ही सिंपल आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी दोस्त मोहम्मद खां। अगला प्रश्न है राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गहोरा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, ये किसने कहा था? अब देखिए या तो आप इसे हिस्ट्री की बात कर सकते हैं कि हम भारत के इतिहास की बात करें तो ये उससे प्रश्न है, या हम एमपी की हिस्ट्री कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मांडू विजय से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का कथन था कि मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी। चलिए आगे की ओर सरल से क्वेश्चन को देखते हैं। भीमबेटिका को किसने खोजा था? भीमबेटिका की बात करें तो भीमबेटिका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, और इसकी खोज 1957 में डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने की, या विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की। इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर सही होगा। आगे की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा मध्य प्रदेश की जनजातियाँ तो आपने वहाँ पर देखा होगा, इसका सही आंसर आपको मिल गया होगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भील। और अगर आपको ये आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मध्य प्रदेश की जनजातियाँ मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, वे देख सकते हैं। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम एमपीजीके को पढ़ते हैं तो हमारे ऐसे ही सही आंसर होते जाते हैं। कैसे? देखिए सागौन वाला जो क्वेश्चन है इसमें 2 दिया गया है, एक तो सागौन का प्रतिशत पूछेंगे और एक पूछा गया सर्वाधिक प्रतिशत या सर्वाधिक क्षेत्र। तो आप जानते हैं, एक और बात ध्यान रखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो इस पर हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो सिंपल सी बात है, उसमें अगर मध्य प्रदेश लिखा है तो आंसर मध्य प्रदेश लगा दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये प्रश्न देखा जाए तो भारत के भूगोल से मान सकते हैं कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, या इसे मान सकते हैं हम एमपीजीके से। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। इसमें कहा गया
कि खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है। मान लीजिए आपको इसका आंसर नहीं पता था, आप पहुंचे बुंदेलखंड पठार में, तो क्या बुंदेलखंड पठार में बहुत खनिज है? तो नहीं, तो इसका आंसर नहीं है। मालवा पठार में, अभी मान लेते छोटा नागपुर आपको नहीं पता, मालवा पठार में, तो मालवा में भी ज़्यादा खनिज नहीं मिलते। बघेलखंड में, बघेलखंड में भी ज़्यादा खनिज नहीं मिलते। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, सही आंसर होगा। चलिए आगे की बोर्ड बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है चित्रकारी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी आप जानते हैं, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विदिशा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में जो आपका ऊर्जा वाला टॉपिक है वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी रीवा, इसका सही आंसर होगा। आगे की ओर अगर हम बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। जब हम मध्य प्रदेश में आयोगों को पढ़ेंगे यूनिट 10 को, तब हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो मैं अभी छोड़ देता हूं। किस प्रावधान के अंतर्गत, तो ये भी हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन 40। चलिए राष्ट्रीय कवि बाल 41 है क्वेश्चन, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नंदराम दास। अगला क्वेश्चन है 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? इसका सही आंसर था ऑप्शन डी उज्जैन। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है राजा भोजने के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका जो सही आंसर था, अगर हम बात करें हम, ठीक है, आप इस क्वेश्चंस का 41 का सही आंसर एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है मैं यहाँ पर कन्फ्यूजन में हूँ, जहाँ तक मुझे अंदाज है। ठीक है, इसका नंदराम दास ही हो सकता है आंसर, लेकिन एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, शायद उसका नंदराम दास ही आंसर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका सही जो आंसर है वह सही आंसर था ऑप्शन डी धनपाल। आगे की ओर बढ़े। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम ये भी था। तो देखिए इसका नाम सही आंसर था काकणाम। बहुत सारे लोगों ने इसे गलत किया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप इसे जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर मिल जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एमपी जीके से संबंधित। अगर एक दो क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो चिंता ना करें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अभी हम केवल एमपी जीके के क्वेश्चंस देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कहीं पर आपको दिख रहा होगा एमपी जीके से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 को आप देखेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 3241, यानी कि पहला 3 यानी शपथ या प्रतिज्ञान, दूसरा राज्यपाल का अभिभाषण, उसके बाद मंत्रियों का परिचय, उसके बाद निधन संबंधी उल्लेख। तो ये मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्ति में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि नहीं रहे हैं, तो इसका सही आंसर था न्यायमूर्ति एस.के. झा। आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए 243 ना 1 इसका सही आंसर है। चलिए, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? अब जिसने वनों को पढ़ा था एमपी के, उसके 2 क्वेश्चन यहाँ पर सही होने थे। सागौन वाला क्षेत्र पहले ही हम देख चुके हैं और इसका सही आंसर था ऑप्शन बी लगभग 20%। देखिए
इसका एग्जैक्ट डाटा 20% नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है लगभग 20%, इसलिए इसका सही आंसर यही होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। बेतवा नदी निकलती है, तो अब यहाँ पर ये नहीं लिखा कि रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है, बल्कि थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज था। तो देखिए इसमें ऑप्शन था अरावली पहाड़ी से, तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम एमपी के मानचित्र को देखते हैं तो अरावली पर्वत श्रृंखला किधर रह जाती है? मध्य प्रदेश में हमें ज़्यादा देखने को मिलती ही नहीं है। सतपुड़ा पहाड़ी से दूसरा आंसर, तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में है, जबकि दक्षिण से बेतवा निकलती नहीं है, तो ये भी नहीं था आंसर। पश्चिमी घाट से इसका कोई संबंध है ही नहीं। तो आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो इसका सही आंसर था विंध्यन पहाड़ियों से। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के उत्तर में है एक विंध्यन श्रृंखला जो भांडेर और कैमूर में विभाजित है, ठीक है, और यहीं से निकलती है आपकी बेतवा नदी। आगे की ओर बात करते हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? वार्षिक तापांतर की बात की जा रही, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, उत्तरी। देखिए मध्य प्रदेश में जो मार्च का महीना होता है, इस समय वार्षिक तापांतर अधिक देखने को मिलता है, या तापांतर की जब बात आती है तो मार्च के महीने की बात आती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। अब ये कंसेप्ट वाइज प्रश्न था, इसे समझने का प्रयास ऐसे कीजिए। मान लेते हैं ये है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, तो इसमें लिखा उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ये उत्तर है, उत्तर से दक्षिण इधर। होता क्या है, 21 जून को जो सूर्य होता है, सूर्य कर्क रेखा पर, मैंने सूर्य की स्थिति अलग थोड़ी सी बनाई। मान लेते हैं ये आप मध्य प्रदेश, वो यहाँ पर है सूर्य, ये जो कर्क रेखा है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, ठीक है, 21 जून को। इसके बाद क्या होता है, ऊपर की ओर तापमान बढ़ने लगता है, ठीक है। ऊपर की ओर जैसे ही तापमान बढ़ने लगता है, तो कहने का मतलब ये है कि जब ग्रीष्म ऋतु चल रही होती है तो तापमान ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर का जैसे ही तात्पर्य होता है तो ऊपर से मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर, सॉरी दक्षिण से इधर दक्षिण, ऊपर की ओर उत्तर, तो दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 84 का सी, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज प्रश्न था। आगे की ओर बढ़ते हैं। एमपी जीके का कोई सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको? देखिए क्वेश्चन 96 बिल्कुल आपका फैक्ट वाइज क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? ऑप्शन बी, बालाघाट। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है। इस क्वेश्चन को अगर आप याद नहीं भी करते हैं तो आपके सिलेक्शन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे एक दो क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर आप देखेंगे कि वे क्वेश्चन शायद ही है कि किसी से बनते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? अब देखिए, अगर आप पढ़ रहे होते पन्ना जिले को या खनिजों को पढ़ते तो आपके दो आंसर यहाँ से सही होते, क्योंकि पहले हमने पढ़ा था पन्ना के बारे में, दूसरा फिर खनिज से आ गया और हीरे से ही आया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सी, हीरा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100, आकांक्षा योजना संबंधित है। ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से। तो साथियों ये हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस 2020 से संबंधित जो आपका पेपर था उससे। अगर आपको सही लगता है तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे 18 जून तक, ठीक है। तब तक हम लगभग 6 से 7 पेपरों के एमपी जीके के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि एमपी जीके से सर्वाधिक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। धन्यवाद।